शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फ़ंड्स भी जारी करने थे और वजारत दाखिला ने मतलूबा सिक्योरिटी उसकी भी गारंटी देनी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर अमल नहीं किया, जिसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के नताइज के बारे में सबको पता है। उन्होंने कहा कि वक़्त पर इंतखाबात ना कराना आइन को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस पर 14 अप्रैल को अपने चैम्बर में अटार्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब भी कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कबीना के अंदर उसको डिस्कस किया और बाद में मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करके बतौर एक बिल के यानी इलेक्शन अखराजात के नाम से एक बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने वो बिल मुतलका जो कायमा कमेटी है उसके हवाले कर दिया। यानी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ जो हथकंडे इस्तेमाल किए कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब के अंदर जो इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का जो वाज़ह फ़ैसला है उसके ऊपर अमल ना किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर बहुत बरहमी का इजहार भी किया और सख्त एक्शन भी ले लिया है। अगर यह मामला 14 अप्रैल को हल ना हुआ तो अंदेशा किया जा रहा है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आइन की खिलाफवर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या कबीना के जो अरकान हैं उनको भी तलब कर लें और बाद में तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। और आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मानना आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। इस पर पहले ही पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको फ़ारिग कर दिया गया था और हमें लग रहा है कि अभी अगर इसका कोई हल ना निकला तो फिर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए मौजूदा कबीना और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी फ़ारिग कर सकती है, जिसका बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो टीवी के ऊपर भी और अपने जो मीडिया टॉक्स हैं उसके ज़रिए भी इजहार कर चुके हैं। दूसरी जानब वकला की एक कसीर तादाद भी इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ है और वकला की बहुत बड़ी तादाद ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रैली भी निकाली, एहतजाज भी किया। वकला की इतनी बड़ी जो कसीर तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपनी रेड लाइन समझती है। इसका इजहार बैरिस्टर एतजाज़ हसन भी कर चुके हैं और जो इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं वो भी इस वक्त हमें फ्रंट लाइन पर नज़र आते हैं। पाकिस्तान बार कौंसल ने भी वकला कन्वेंशन फिर बुला लिया है और वकला की जो तहरीक है उसका भी अंदेशा है कि वो भी बहुत शिद्दत के साथ इस मुल्क में चलाई जा सकती है, क्योंकि हुकूमत इसी तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत में बैठी जो PDM की मुख्तलिफ़ जमातें हैं उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया है वो जमहूरियत की बसात को लपेटने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ भी कुछ दरखास्तें जमा हुई हैं। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक 8 रुकनी बेंच बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बारे में समाअत करेगा। ये 8 रुकनी बेंच जिसकी सदारत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद करेंगे। इसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं। 8 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे इस हवाले से समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से हुकूमत ने पास करवाया था और इस हवाले से भी जो बड़े बड़े कानूनदान और कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है
कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, इसके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा सकती। उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 मुश्तरका पार्लियामेंट से मंजूर करवाया है, ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है और इसको किसी तौर भी मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं उसके ऊपर कदगन लगाना आइन के सरीहन खिलाफ समझा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनको कल आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल कर दिया था, और आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को भी तौहीन अदालत ने नाअहल किया है, और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली कार्रवाई है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई के अंदर किसी भी ऑफिशियल को आज तक फारग नहीं किया गया, और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई पहले देखने में नहीं आई। लेकिन कल आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसने सरदार तनवीर इलियास साहब को वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से नाअहल कर दिया, और बल्कि उनको 5 साल के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से भी नाअहल कर दिया है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को भी तहरीरी तौर पर मतला कर दिया कि इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म जो थे सरदार तनवीर इलियास साहब, उनकी जो नशिस्त थी असम्बली की रुकनीत भी, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया था। आज सरदार तनवीर इलियास साहब ने अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, लेकिन जिस वक्त उन्होंने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से रजू किया तो उसमें भी उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म लिखा गया, जिस पर आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने वो दरख्वास्त उनकी रिजेक्ट कर दी। उनका कहना था कि अगर सरदार तनवीर इलियास अभी भी वज़ीर-ए-आज़म हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों रजू कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर सरदार तनवीर इलियास साहब को आप अभी भी वज़ीर-ए-आज़म लिखेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी दरख्वास्त का कोई मायने ही नहीं बनते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वो दरख्वास्त अपनी नाअहली के हवाले से जमा करवा रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त लेकर गए थे वो उनकी नाअहली के मतलब थी, और अगर वो वज़ीर-ए-आज़म है तो फिर उनकी नाअहली बनती ही नहीं है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका जाना बनता ही नहीं है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ा खेल दोबारा खेल रही है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के अंदर जैसे हुकूमत चेंज की और तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनको खरीदा गया, उनको वहाँ पर सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर ठहराया गया, पैसे दिए गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त PDM की जमातों के जो रुकन हैं वो तकरीबन 20 बनते हैं, और PDM को वहाँ पर अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आने के लिए 27 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये वाज़ह इशारा दे दिया है कि 7 जो मेंबरान हैं वो तहरीक इंसाफ के तोड़े जा सकते हैं, यानी तहरीक इंसाफ के 7 मेंबरान को तोड़कर अपने साथ मिला के पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपना जियाला वज़ीर-ए-आज़म लेकर आना चाहती है। ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी इसमें किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज़ के बहुत ज़्यादा माहिर हैं। जिस तरह उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की जो बड़ी अक्सरियत वाली पार्टी थी उसको बाहर कर दिया था, और इस वक्त PDM की मुश्तरका जमातों का एक चूँ का जो मरबा बनकर एक हुकूमत बनी हुई है। इसी तरह वो मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, और वहाँ पर PDM की जो मुश्तरका जमातें हैं और कुछ जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनको तोड़कर पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर बना दिया जाए। पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के एक इलाके बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, जिसको रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उसका भरपूर जवाब दिया था, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी को इस हवाले से इंडिया की फ़ज़ाइया को जवाब दिया था। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जो 2 तैयारे गिराए थे उस हवाले से जो इंडियन फ़ज़ाइया थी उनका ये कहना था कि हमारा जो एक तैयारा है वो कहीं गुम हो गया है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडिया के तैयारे मार गिराए। उनमें अगर आपके जहन में हो तो इंडिया के एक विंग कमांडर अभिनंदन को भी गिरफ़्तार किया गया था, जिसे बाद में हैर सगाली के तौर पर इंडिया को वापस कर दिया गया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का नाम दिया गया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान भारतीय हेलीकॉप्टर गिराने का जो पाकिस्तान का दावा वो भी आज सच साबित हो गया,
क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया के जो ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट है वो मंजर यहाँ पर आ गई है। उसको हालांकि बहुत छुपाने की कोशिश की इंडिया ने, लेकिन इस रिपोर्ट ने इंडिया का भांडा तोड़ दिया है। कैप्टन समन राय और विंग कमांडर श्याम ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अपना ही एक त्यारा गिरा दिया, जिसमें उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। और अपना त्यारा गिराने से भारतीय फ़ज़ाइया के तकरीबन 7 जो लोग हैं वो उसमें जाँ बहक हुए थे, उनमें उनके 6 अहलकार भी शामिल थे। यानी आप अंदाज़ा करें कि जो भारतीय फ़ज़ाइया है या भारतीय जो फ़ौज है, आए रोज़ के जो स्कैंडल्स हैं उसकी वजह से उनकी जो साख और इज़्ज़त जो है वो इस वक्त हाक में मिल चुकी है। पाकिस्तानी फ़ौज का ये बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा इंडिया को भरपूर जवाब दिया है, क्योंकि फ़ज़ाइया भी पाकिस्तानी फ़ौज का एक हिस्सा है और फ़ज़ाइया ने भी उस वक्त इंडियन फ़ज़ाइया को जिस तरीके से जवाब दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।